हमारे पास बच्चा जो पिछला टॉपिक था वो क्या था, VSEPR और VBT वगैरह, है ना। अब हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने ही तरह का एक टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने क्या करा था फर्स्ट चैप्टर में, चलो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोलारिटी, मोलालिटी, कंसंट्रेशन और ऑल, उसके बारे में बात करी। सेकेंड चैप्टर में हमने एक एटम के बारे में बात करी, उस एटम की एग्जिस्टेंस और उस एग्जिस्टेंस के साथ मॉलिक्यूलर कंसेप्ट, बेसिकली मॉलिक्यूलर से पहले ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो हमने समझा था, जिसमें मॉडर्न कंसेप्ट के बेसिस पे एटम किस तरीके का होता है उसके बारे में देखा। फिर हमने इसी जो केमिकल बॉन्डिंग वाला अपना चैप्टर, उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़े, क्योंकि एटम्स कंबाइन करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे। हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। फिर हमने उन बॉन्ड्स के अंदर होने वाली पोलैरिटीज देखी। फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स के अंदर उस पोलैरिटी की वजह से एक नई तरह का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ बन रहा है। और उनके थ्रू होते हुए हमने उन मॉलिक्यूल्स का जो 3 डायमेंशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में डिस्कस किया। और उस स्ट्रक्चर में लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाले रिपल्शन की वजह से जो डिस्टॉर्शंस आ सकती थी या जो अरेंजमेंट हो सकती थी, उसको हमने लास्ट लेक्चर में VSEPR के थ्रू डिस्कस किया था। डन है, यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब हम बात कर रहे हैं कि वो बॉन्ड बना कैसे था। अब हम उस बात पे वापस नहीं जा रहे हैं कि आयनिक और कोवेलेंट था, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल के कंसेप्ट के हिसाब से बॉन्ड कैसे बना था। वरना इस पूरे चैप्टर में हमने अभी तक ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं किया। हमने ऑर्बिट्स को देखा, लेकिन ऑर्बिटल के कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा नहीं किया। ऑर्बिटल का कंसेप्ट सिर्फ हमने ओवरलैपिंग के केस में जरूर किया था लास्ट लेक्चर में, कि एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैप होता है, तो उससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है वो हमने डिस्कस किया। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमने ऑर्बिटल्स का कुछ खास यूज नहीं किया था। आज के लेक्चर में जो टर्म है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझोगे इसे। हाइब्रिडाइजेशन, पहले एक बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। नाम समझना, हाइब्रिड समझ में आता है, ये तो हमने सुना हुआ वर्ड। कब सुना है हाइब्रिड? जब दो कोई अलग अलग चीजें कंबाइन करके कुछ नया हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे मान लो एक पौधा है, जो पौधा बहुत लेट अस अज्यूम रेड कलर का वो है अपना फ्लावर है, और एक है व्हाइट कलर का फ्लावर है। उन दोनों का जो हाइब्रिड होगा वो पिंकिश कलर का शायद हमें मिल सकता है, कुछ भी इस टाइप से हो जाता है ना। हम हाइब्रिड में करते क्या, दो अलग तरह के बीड्स को कंबाइन करके एक नया कुछ बना देते हैं जो कि हाइब्रिड होता है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में हम अलग अलग ऑर्बिटल्स को मिला के एक नए तरह का ऑर्बिटल बना लेंगे। अब ये होगा कैसे? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू देम। मतलब एग्जांपल समझो, यहां पे ये बच्चा, इसके पास 19 रुपए है, इसके पास 20 रुपए, इसके पास 21 है, इसके पास 22 है, इसके पास 18 है, उसके पास 20 है, उसके पास 17 है, उसके पास 23 है, मेरे पास 17 है, उसके पास 23 है। कुछ इस टाइप से ऑन एन एवरेज सबके पास मिला जुला के सबका सम करें तो 20। मैंने क्या किया, सबके पैसों को कंबाइन किया और सबको फिर 20-20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हुआ क्या, हम सब जो ऑर्बिटल्स थे, हम सबकी जो एनर्जीज थी, कोई ऐसा नहीं था जो 100 रुपए वाला था, कोई ऐसा नहीं था जो 0 वाला था। सबके पास मिलती जुलती सी एनर्जीज थी। ऑल दी ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, थोड़ा थोड़ा सा एनर्जीज का फर्क था। और उस थोड़े थोड़े फर्क के साथ जो ऑर्बिटल्स थे उनको हमने इंटरमिक्स किया और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब हमने उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो इलेक्ट्रॉन सब सिंगली फिल्ड हो जाएंगे सबके अंदर। ये हमने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने के कंसेप्ट में समझा था। आगो प्रिंसिपल में हमने किया था, क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस तरीके से फिल होते हैं, अगर ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी लेवल है तो सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद कहीं पेयरिंग स्टार्ट होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ओवरव्यू पता चल गया। अब इसको डेप्थ में जाके समझते हैं। देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास है क्या बच्चा? जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहला है जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistributing the energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape, and the new orbital form as a result of hybridization are called hybrid or hybridized orbitals. किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम?
जो भी मैंने समझाया था वही चीज है। हरमन बच्चा पता चल रहा है क्या है? यहाँ पे अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल को मिक्स किया और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके अंदर फिर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डन है बच्चा? अब इसके टाइप समझना। सबसे पहला हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है बच्चा? sp एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा है? p ऑर्बिटल, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिक्स किया और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम ऑर्बिटल को मिक्स कैसे कर रहे हैं? एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज हैं वो ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे किसी भी तरीके से, उनका एक अलग तरह का कोई शेप बन के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में घूमेगा। उसमें हो क्या रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चाहिए और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं, साथ साथ में देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है बेटा, ये क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे समझना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आएगा BeF2, मान लेते हैं BeF2 का। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताओ, एटॉमिक नंबर क्या है बेरिलियम का? 4। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी बच्चा? 1s2 2s2। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब 1s2 के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं, इसके बाद आए 2s2 के अंदर, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 1s2 का एनर्जी लेवल बहुत कम था। 2s2 का ऊपर आता है, ऑब्वियसली अब ऊपर वाली शेल में आ गया, लेकिन 2s के साथ में ही यहां पर 2p ऑर्बिटल भी तो था जो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जो 2 है यहां पर, जो हमारे पास ये 2 है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस पर अगर स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो s हो जाता है, और अगर डंबल शेप में घूम रहा होता है तो p होता है। यही था हमारे पास। क्लियर है बच्चा? सबको क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर है ना? जिस किसी बच्चे को क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट नहीं पता है, बच्चे उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए हमें। ऑलरेडी हमारे पास प्लेलिस्ट है पूरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और उसके अंदर क्वांटम नंबर्स के ऊपर पूरा अलग से लेक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको प्लीज देख लेना। अगर नहीं आता होगा तो ये टॉपिक भी बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स वाला कंसेप्ट हमसे एक बार कर लेना उससे। फिर इसके अंदर अगर देखो, अब हमारे पास क्या है बच्चे, जिस टाइम पे मैं BE की बात कर रहा हूं तो 1s2 2s2 वाले आ गया, और उसके साथ में अब मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंस 2 है तो जितने डिस्टेंस पे s है उतने डिस्टेंस पे p वाला भी होगा और मिलती जुलती एनर्जी के साथ होगा। तो इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये खाली पड़ा है 2p, ठीक है ना? इसके अंदर 2px 2py और 2pz, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स के नाम आ गए हैं। देन अब प्रोसेस क्या होगा? अब प्रोसेस ये रहेगा, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। p वाला और s वाला ऑर्बिटल जिनकी मिलती जुलती सी एनर्जी है, उनको हम मिक्स करेंगे। परीक्षित बच्चा ध्यान दो, उनको हम मिक्स करेंगे और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2p और 2s अगर मिलती जुलती सेम एनर्जी के हो गए हैं, तो यहां पर एक तरह से मैं एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दूं, वो इस टाइप से कुछ हो गया। ये पूरा जो हमारा 2s था और ये हमारा 2p था, अब ये मिला जुला के सिमिलर एनर्जी के बन गए हैं, और ये हमारे p के 2p वाला मान लो y और 2pz वाला यहां रह गया, ये 2px आया था, और ये 2s था, और 1s वाले की हमारे को बीच में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। अब इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगा? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जीज के अंदर सिंगली फिल्ड होंगे, क्योंकि पेयरिंग बाद में होती है जब एक लेवल के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका हो। अंश बच्चा समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती थी? हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं कि हर एक ऑर्बिटल को एक एक, अगर सेम एनर्जी लेवल पे है तो हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली मिल चुका हो, और जब सबको मिल चुका होगा उसके बाद पेयरिंग होती है। ये पता है सबको, वो प्रिंसिपल ने यही कहा था। और उसी के अकॉर्डिंगली अब अगर इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कि नहीं?
दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई ये बात? तो अगर मैं इस तरीके से ना लिखूं इसे, तो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूं कि मैं यहां से सीधा, हम इसे दिखाते क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से जंप करके इसके अंदर चला जाता है। क्लियर है? और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जब इसके अंदर गया तो ये 2p और 2s और 2p मिलके क्या हुए? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए हैं तो इसमें और इन तीनों में से सिर्फ पहले वाले में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपना। अब फ्लोरीन भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और वो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। फ्लोरीन एक और आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आई है? जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनके साथ F वालों ने ओवरलैप करके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। क्लियर बात है ये? हाँ जी बच्चा, सबको ये समझ में आया? अब देखो, जिसको ये लग रहा है कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ी, या ये हम कहें कि इसको हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, यहाँ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक ही एटम के पास थे। इसमें बाहर के एटम का इन्फ्लुएंस सिर्फ इतना था कि उसके इन्फ्लुएंस में आकर जिस एक हाथ में, लेट अस अज्यूम ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिट में थे। अब ये था 2s और ये था 2p, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल पे, बस 2p थोड़ा सा ही ऊपर, ऑलमोस्ट मिलता जुलता एनर्जी लेवल। अब जैसे ही फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आता है तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों मिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्चुअल में अब इसका अगर मैं प्रैक्टिकली या तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए बोलूं तो देखो, सोच के देखो, ऑर्बिटल होते क्या है? कुछ होती है, क्या होता है ऑर्बिटल? बस इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली ऑर्बिटल कुछ है थोड़ी, ऑर्बिटल तो एक स्पेस है। और वो कौन सा स्पेस? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है ना। इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिटल, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये एक सर्टेन ऑर्बिटल, मतलब क्या है, ये एक सर्टेन ऐसे करके ये घूम रहा होगा, यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा होगा, किसी तरीके से ऐसे कुछ घूम रहे होंगे ऐसे ऑर्बिटल में। और अगर वहीं पर किसी बाहर के एटम का इन्फ्लुएंस आता है, जो कि फ्लोरीन है, जिसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि उसके पास आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा थे, उनके इन्फ्लुएंस में इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूमते घूमते सेम डिस्टेंस पर ही थोड़ा सा तरीका बदल लेता है, तो ये एक तरह से p ऑर्बिटल में चला गया कि नहीं? ऐसे हुआ कि नहीं? ये जंप करके कहीं नहीं जा रहा है। इट इज नॉट द फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके अगली शेल में नहीं जा रहा है कहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में है। लेकिन फर्क इतना है कि जो मिलता जुलता ऑर्बिटल था, n चेंज नहीं हुआ है। पहली बात तो ये देखो, अगर n भी चेंज होता है तो उसकी भी सिचुएशन क्या रहेगी कि जैसे हमारे पास 4s और 3d होते हैं, 4s और 3d का ऑलमोस्ट मिलता जुलता एनर्जी लेवल है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन स्विच कर सकता है n के बीच में भी। लेकिन यहां पर तो 2s और 2p के बीच में हुआ है, तो जो n है, जो बेसिकली न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसके घूमने का तरीका चेंज हो गया। समझ में? कह सकते हैं दूसरे इन्फ्लुएंस में आके पाथ चेंज। हाँ देखो, फिर वही कहानी है कि ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इससे ज्यादा बेटर नहीं है हम यही कहें कि इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। दो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स थे, थोड़ी बहुत एनर्जी डिफरेंस था, वो मिक्स हुए और मिक्स होके इलेक्ट्रॉन सब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो अपने ही किसी तरीके से घूमने लग गए। ना वो पूरा गोल घूम रहा है, ना वो पूरा डंबल शेप में घूम रहा है, वो कैसे घूम रहा है? ऐसे, और छोटी सी चोंच ऐसे, पीछे छोटी सी पूंछ बन रही है उसकी। तो वो जो बनते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आई ये बात? ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद की कहानी है। समझ में आया बच्चा? तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हमारा S वाला और P वाला आपस में मिक्स होके कुछ नए ही तरह का एक शेप दे देते हैं, जिसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन घूमता है अपना। क्लियर? हर एक कंपाउंड में जरूरी नहीं है हो, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन BeF2 का कंसेप्ट समझ में आ गया। क्लियर है बच्चा? वरना खुद सोच के देखो, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, BeF2 बॉन्ड ही क्यों बना रहा है? उसके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा? ना तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है,
ना उसका कुछ और बन पा रहा है, ना वो नोबल गैस जैसा बना है, तो भी वो स्टेबल है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना के अकॉर्डिंगली इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके वो इस तरीके का स्ट्रक्चर अपना फॉर्म कर लेता है। क्लियर है बच्चा ये वाला पार्ट, BeF2 वाला? और ये एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए इसका नाम क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चा, किसी को परेशानी इसमें? अब sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमारा ये देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये जो बेरिलियम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, s और p का मिला जुला के जो हाइब्रिड था, वो f के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, है ना। f के आउटरमोस्ट शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? f का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो 2p5 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 और 5, और ये आउटर मोस्ट वाला जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो यही वाला इलेक्ट्रॉन है जो Be के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और ये ओवरलैप होके बॉन्ड बनाएगा। अंश पता चल रहा है? दक्ष बच्चा, सबको पता चल रहा है ये वाली बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो f ब्लॉक के 2pz के साथ ओवरलैप कर गया, डन। और इस तरीके से हमारे एक BeF2 के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, क्या हुआ? Two hybrid orbital lie along linear arrangement and therefore it is also called linear hybridization। ठीक, तो अब हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा s ऑर्बिटल होना चाहिए और दो p ऑर्बिटल होने चाहिए। इसका भी एक काम करते हैं, एग्जांपल बनाते हैं और उसके साथ साथ में करते जाएंगे। इसका एग्जांपल, पहली बात तो ये लीनियर स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चे सबको? BeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया था कि किस तरीके से बन रहा था हमारे पास। अब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, पहले इसको एक बार विजुलाइज करो साथ में। एक हमारे पास होना चाहिए s ऑर्बिटल और दो होने चाहिए हमारे पास p ऑर्बिटल, है ना। यहां पे ध्यान से देखो, एक हमारे पास है s ऑर्बिटल और दो हैं हमारे पास p ऑर्बिटल। इस p ऑर्बिटल और इस s ऑर्बिटल को मिला जुला के जो हाइब्रिडाइज स्टेट बनेगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, और उनको फर्दर ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। दो p और एक s मिक्स होना शुरू हो रहे हैं और इनको मिला जुला के जो नेट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो इस टाइप की मिल गई है, ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप की। समझ में आई ये बात? एक s जो हमारे पास क्या था, एक s और दो p मिलजुल के नेट हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल्स की मिलती है वो इस तरह की शेप की मिल जाती है। क्लियर है? ये शेप्स इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, बनाने आने चाहिए। क्लियर है? और इसके अंदर ये जब हम बनाते हैं, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है पी ब्लॉक के अंदर जब हम बनाते हैं तो उस डबल शेप में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आता है, तो पॉजिटिव वाला इधर और वो छोटा सा जो पार्ट है यहां तुम ध्यान से देखोगे वो छोटे से वाले पार्ट के अंदर नेगेटिव आ गया। क्लियर है? ये हम जब बच्चे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज्यादा आता है एक तरफ कम आता है तो हम पी ब्लॉक के अंदर जो हमारा डंबल शेप होता है उसके अंदर प्लस और माइनस नहीं देख रहे होते थे, उस तरीके से। अब हमारे पास आता है BeCl2 का एग्जांपल, देखो सॉरी BeCl3 का एग्जांपल, BeCl3 का एग्जांपल देखो। इसमें बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? 5। एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, यही हुआ 1s2 2s2 2p1। तो इसके अंदर s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, है ना। अब होगा क्या, अब यहां पर जो हमारे पास 2s है और 2px और 2py है, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के इनके पास इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। कितने टोटल? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों के अंदर सिंगल फिल्ड हो गए कि नहीं? समझ में आई है? तो ये हमारे पास ये जो 2s और 2px और 2py, ये तीन ऑर्बिटल, एक s और दो p मिलके हाइब्रिडाइज स्टेट में पहुंच गए। क्लियर बात? तो अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं, अभी इसमें क्या बता रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉन, एक तरीका क्या है कि ऐसे लिखो, एक तरीका कि इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे दिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है।
अब यहां पे हमारे पास क्या आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसा ही कुछ है। तो 3p5 का मतलब लास्ट जो p के अंदर ऑर्बिटल है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, मान लो इसका नाम है 2pz, ये अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर 3 क्लोरीन अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे कि नहीं, है ना। और ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप जब हो जाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हमारे पास किसका बना रहा हूं बच्चे मैं, ये अभी मैं बना रहा हूं जो बोरोन का बन रहा था हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ऐसा था। अब हमारे पास क्लोरीन जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया वो कैसा आया, एक यहां एक यहां और एक यहां, ये ओवरलैपिंग हो गई, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, सारे सिंगल बॉन्ड बन गए हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की वजह से हमें क्या मिल गया, sp3। जब दो एटम्स कोई कंपाउंड बना रहे होंगे तो फिर उनमें से सिर्फ एक ही एक जो सेंट्रल एटम है सिर्फ वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि जो दूसरा वाला एटम है वो आके उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा सर। और इसको अब हम बोलेंगे क्या, ये समझना बच्चा। देखो अभी एक और चीज समझा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है जब तक इलेक्ट्रॉन यही था, किसी एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके आगे नहीं जंप कर रहा था, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट। जब ये कोई बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई बाहर का कोई एटम नहीं, किसी की फील्ड नहीं, लेकिन जैसे ही क्लोरीन की फील्ड आई उसके इन्फ्लुएंस में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके अगली शेल में चला गया, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। किसी बच्चे को परेशानी समझ में आई यही बात। तो एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आगे वाले इलेक्ट्रॉन में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आगे वाले ऑर्बिटल में रीडिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी बचा। और ये BeCl2 का स्ट्रक्चर बन गया, इसका शेप क्या है, ट्रायंगल प्लानर, हर किसी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 120। डन, पक्का अंश, पक्का पता चल रहा है सबको बच्चे। अब इसके बाद है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है, एक s और 3 p, sp3। तो एक s का बॉन्ड बनेगा, 3 p के बनेंगे, टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए। 4 बॉन्ड वाले का स्ट्रक्चर कैसा होता था, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक बार ये देख लो, इसके अंदर जब हम बात करें बच्चा sp3 में क्या रहेगा, एक s और 3 p। अब px, py और pz तीनों मिल गए और उधर से s ऑर्बिटल मिला, तो मिला जुला के ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और फाइनल स्टेट हमें मिली इस तरीके की, जो टेट्राहेड्रल शेप में आ गया। और ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चा, किसी को इसमें दिक्कत, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें होता क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम ये CH4 का एग्जाम्पल रख लेते हैं, ठीक है, हम CH4 का एग्जाम्पल रखते हैं बच्चा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। तो s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 2। p के अंदर कितने हैं, 2, ऐसा ही है। अब ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है ना। ये कौन सी स्टेट है बेटा, जब ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट के बाद जिस टाइम पे हाइड्रोजन आता है अपनी फील्ड लेके, उसके इन्फ्लुएंस में आकर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके आगे चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर चला जाता है तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पहुंच गया। और इस स्टेट को अब हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, क्या हो गया, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं। अब आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी जल्दी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, सॉरी 1s1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन अपने लेकर आ जाएंगे कि नहीं, हाँ जी ऐसा बनेगा, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये क्या है,
चारों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करा लेंगे। और अगर ओवरलैपिंग करा लेंगे तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये किसका है? कार्बन का। ये समझ रहे हो ना बच्चे, ये 3DC के अंदर बनेगा, थोड़ा सा जैसा टेट्राहेड्रल होता है हमारा, समझ रहे हो? टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा है? इस टाइप का जो ये दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, इनके जो हमारे पास ये वाले पार्ट हैं, जो ऊपर वाले पार्ट हैं, यहाँ पे क्या लग गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनके साथ हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग कर लिया और बना क्या है हमारे पास? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है नीलाक्ष, डन। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सेम एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन है हमारे पास। अब जब नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना आता है बच्चा नाइट्रोजन का? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 4, ऐसा ही आ रहा है? 2p 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने आए? 3 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली 1s2 2s2 2p 3, ठीक है। इन्वॉल्व रहो साथ में और लिखते रहो साथ के साथ, पता चलता रहेगा। तो जब हमारे पास 2p 3 आ रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3। अब यहां पर जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर हाइब्रिडाइज्ड होने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि नहीं? p के पास 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। अब होता क्या है, 1s2 2s2 2p 3 जब हम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट में होकर इलेक्ट्रॉन जंप ही करे। ऑलरेडी ये ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइज स्टेट में, कैसे? इनका सबका एनर्जी लेवल सेम था और सबके पास यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलरेडी। तो अब जो हाइड्रोजन आएगा वो इन तीनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन वो जो s वाला ऑर्बिटल है वो क्या बन गया? वो तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर की तरह अलग से रह जाएंगे। डन है? 3 p ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और ये हमारा लोन पेयर की तरह रह गया। क्लियर है? ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये NH3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई और हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल गई। डन। फिर NH4 पॉजिटिव होता है, उसके अंदर सिचुएशन अलग आ जाती है। क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका होता है, तो s ऑर्बिटल खाली हो जाता है, अकेला NH4 नहीं होता। NH4 तुम देखोगे तो NH4 पॉजिटिव बनता है। NH4 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? जो नाइट्रोजन है वो अपना ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, चला गया, तो 4 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना ले, कहीं चला गया, किसी को दे दिया उसने, ठीक है। तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। वो कहाँ गया वो अलग बात है, वो आयनिक फॉर्म में है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसने अपने पास से रिलीज कर दिया था, तभी वो चौथे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। अब आता है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सेम कहानी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हमारे पास क्या रहेगा? इसके अंदर हमारे पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे और 2 हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। डन है? फिर हमारे पास आता है बच्चे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब देखो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या होता है, अपने को पता है कार्बन के पास हमने 10th क्लास में जब पढ़ी थी 2 तरीके की सबसे ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज थी। कौन सी? टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी तो चलो औरों की भी मिलती है, कैटिनेशन भी औरों की मिलती है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं मिलती जितनी कार्बन की होती है। तो कार्बन के पास टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है मेन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, बहुत सारे अतरंगे तरीके से बॉन्ड बना सकता है, लॉन्ग चेन, ब्रांचिंग, साइक्लिक, है ना। लेकिन साथ में ही मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बनाए, या कार्बन ही का दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बनाए, तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो इस केस में याद रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होने से बनता है। लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब पाई बॉन्ड्स बनते हैं, तो पाई बॉन्ड्स वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? पाई बॉन्ड जब बनता है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं अभी समझाता हूं। देखो CH4 वाला हमने अभी समझा है, कुछ अलग नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई थी, एक s और 3p, चारों तरफ हमारे पास क्या हो गया था, हाइड्रोजन आके ओवरलैप कर गया था और बॉन्ड बन गया था।
C2H6 में क्या होगा, सेम तरह की कहानी। C2H6 के अंदर हमारे पास अब क्या बनेगा, एक कार्बन ने, यहां पर ध्यान से समझना, एक कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए sp2, और एक जो चौथा p ऑर्बिटल था वो दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझो। हमने बात क्या करी है कि एक कार्बन एटम है हमारे पास, देखो कार्बन एटम के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से जब हम बात कर रहे हैं, मान लो मैं ऐसे ही बना लेता हूं टेट्राहेड्रल जैसा सा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। तो एक बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये सब हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए। लेकिन ये वाला जो ओवरलैप होगा ये किसके साथ बनाएगा, एक और हाइड्रोजन एटम है उसके साथ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बच्चे, ये समझ में आया बच्चा, क्लियर है, ये समझ में आया। तो अब ये हमारे पास दोनों बॉन्ड ओवरलैप हो गए हैं, तो क्या बन गया, 2 कार्बन थे, एक ये ब्लैक वाला और एक रेड वाला, और यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, दोनों कार्बन ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया कि नहीं, किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ये हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड बन गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आ रही है, अब कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगी, क्योंकि अगर sp2 होगा तो कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए ऐसे तो, बट हमें पता है टेट्रावैलेंसी के हिसाब से कार्बन 3 बॉन्ड्स पे तो सेटिस्फाइड ही नहीं रहेगा। तो अगर 3 बॉन्ड्स के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर काम कैसे चल रहा है, इसका मतलब यह होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जरूर 3 ऑर्बिटल्स की हो रही है, चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएगा जो उसकी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। जैसे कि हमारे पास यहां एग्जांपल है बच्चा C2H4, इथीन C2H4, C2H4 के अंदर जब हम देख रहे हैं, इसको देखो बच्चा, इथीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, यही थी। कार्बन के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली क्या होता है 1s2 2s2 2p2, सीधा सीधा। अब यहां पर ये s वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, डन। लेकिन उस वक्त इस 2pz वाले ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो जो हाइड्रोजन आएगा एक इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बनाएगा, और जो कार्बन होगा एक दूसरा उसके साथ ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और सेम कहानी दूसरे कार्बन में चल रही होगी। साथ ही साथ में ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा आया बच्चा, अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या बनाएगा जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा हमेशा, पाई बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये बना जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। अब हमारे पास जो 2 कार्बन है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और इन्हीं 2 कार्बन के इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। समझ में आई है ये वाली बात, पक्का दक्ष, समझ में आ रहा है बच्चे, हरमन। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो क्लियर कर लेना बच्चे, नीलाक्ष क्लियर है ना ये। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप होकर क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो बनाएगा सिग्मा, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बना ही रहे हैं। तो इस टाइप का हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ जी, पाई बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी बनते हैं, जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ डबल बॉन्ड ही बन रहा है ना बेटा। इथीन में होता क्या है, इथीन के अंदर यही बनता है स्ट्रक्चर हमारे पास, डबल बॉन्ड का बनता है कि नहीं। तो हमारे पास जिस टाइम पे हम इथीन बना रहे हैं, एक सेकंड, कितना टाइम हो गया, 8:33, चलो। हाँ जी, इसमें देखो बच्चा, तो एक सिग्मा और एक पाई है यहाँ पे, तो ये जो सिग्मा है ये सिंगल बॉन्ड की, सिंगल ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से हो रहा है, और जो पाई है वो कौन सा है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से ओवरलैपिंग से बना है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड वाला जब भी बनाएगा वो क्या बनाएगा, पाई, हाइब्रिडाइज्ड वाला क्या बनाएगा, सिग्मा। क्लियर है ये, समझ में आ गया बच्चा ये, किसी को दिक्कत। तो सिंगल बॉन्ड ये आ गया, और ये जो है ये कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो पाई बॉन्ड बनता भी तभी था
सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था? जब एक्सियल ओवरलैप होता था, हेड ऑन ओवरलैप, और पाई वालों की जब साइड वाइज ओवरलैप होती है पी ऑर्बिटल्स की, तो हमारे इस तरीके से ओवरलैप्ड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर रहता है। डन है। यहां पे क्या है? सिंस देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी बोथ दी, जो हमारे पास ये रहेगा लोब्स ऑफ द पी ऑर्बिटल, द सेम पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड अबव एंड बिलो द एक्सिस रिप्रेजेंटेड अबव, रिप्रेजेंटिंग सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो गई ना ऐसे ओवरलैप होने में, तो इस करके इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। डन है बच्चा। इसके बाद हमारा आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है, एक s एक p, तो फिर तो दो ही बॉन्ड बने, पर कार्बन को 4 चाहिए, तो बाकी के 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप के कारण। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारे पास सिर्फ ये और ये हाइब्रिडाइज है, s और p, जो हमारे पास ये दो हैं ये हाइब्रिडाइज हैं, और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे दूसरे कार्बन के साथ, तो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड, और वो वाले क्या बनाएंगे हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड, जो कि एक बनाएगा कार्बन के साथ, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो इस टाइप का कुछ बन जाएगा। हाँ जी, इस टाइप का बनेगा बच्चा। ये सिंगल बॉन्ड और ये हमारे डबल बॉन्ड जो पाई पाई पे, तो डबल क्या बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई और एक सिग्मा सिग्मा हाइड्रोजन के साथ। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? तो इस टाइप का हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। डन है बच्चा? ये क्लियर है? तो ये इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मेट आता है जो sp3 हाइब्रिड, ये sp3d वाला पार्ट, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले तक यहां तक जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन तक है, हर बच्चा रिपीट करके आएगा, रिवाइज करके आएगा। डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक कैरी फॉरवर्ड करते हैं।